हम लग्न की बात करते हैं तो फर्स्ट इज सेल्फ। आई एम द लग्न। एंड देन लग्न डिनोट्स कि आपकी डिजायर क्या है। मून ये बताते हैं, राशि ये बताती है कि आप अपने पिछले जीवन से क्या लेकर के आ रहे हैं। और थर्ड हाउस आपके इनिशिएटिव का भी है। सो इनिशिएटिव का भी अब काफी कुछ आप हर बार नया शुरू करना चाहते हैं। आपके अंदर एक चाहत तो रहती है कि कुछ नया करते हैं। और आप इसको पूरे चार्ट को रोटेट करके भी देख सकते हैं। अगर लग्न आपके मान लीजिए कि फोर्थ हाउस में बैठे हैं, तो आप नाइन्थ हाउस को पकड़, नाइन्थ हाउस आपके पिता है और वहां से ये एट्थ हाउस पड़ता है। तो कहीं ना कहीं आपका जो कंसर्न, आपका फोकस जो है वो पिता के हेल्थ पे भी रहेगा। आप पता कीजिए अपने आसपास में जिनकी भी कुंडली में फोर्थ हाउस में है, वो बहुत पर्टिकुलर रहते हैं अपने पिता के हेल्थ को लेकर के। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वीनस एस्ट्रो। वीनस एस्ट्रो में आपका स्वागत है। आज ये मेरा पहला वीडियो है और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा कि आज और आज के बाद फ्यूचर में जितने भी वीडियोस आएंगे, उसमें जो कुछ भी अच्छी बातें होंगी जो मेरे मुख से निकलेंगी, वो मेरे सभी गुरुओं को समर्पित है, जिनसे मैंने सीखा है, जिनकी किताबें पढ़कर, जिनके टेक्निक को यूज कर कर आज मैं अच्छे प्रोडिक्शंस कर पाता हूँ या मैं यूज करता हूँ। आज मैं जहाँ पहुंचा हूँ पिछले 18 सालों में, ये सब मेरे गुरुओं की वजह से है, उनकी लिखी हुई किताबों की वजह से है। तो ये सारी अच्छी चीजें मैं उनको समर्पित करता हूँ। और अगर मैं कभी कुछ गलत बोल बैठता हूँ, मेरे मुख से कुछ गलत निकल जाता है, चाहे वो बाई मिस्टेक ही क्यों नहीं हो, तो ये मेरा खुद का अपना होगा। इससे मेरे किसी भी गुरु, जो उन्होंने सिखाया है, जो किताबें मैंने पढ़ी हैं, उससे कोई लेना देना नहीं है। ये मेरी खुद की अपनी गलती है, जो मैंने शायद समझा नहीं या गलत समझा, या आज मेरे मुख से या किसी दिन और मेरे मुख से गलत निकल गया। इसी के साथ अपना वीडियो शुरू करता हूँ और उसके पहले मैं गुरुजनों को याद करता हूँ। ओ गुरुवे नमः। और आज हम लोग बात करेंगे लग्न और लग्नेश की, और समझने की कोशिश करेंगे कि हु एम आई। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं कौन हूँ, लग्न क्या है, लग्नेश की स्थिति अलग अलग घरों में क्या होती है, कैसे समझनी चाहिए, इसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। लेकिन एक अच्छी खबर है कि आज और आज के बाद जितने भी वीडियोस आएंगे, उसके अंत में एक सवाल पूछा जाएगा और वीडियो में जो पढ़ाया जाएगा उसी से पूछा जाएगा। और आप उसको, बस आपको उसका सही जवाब देना है। और कमेंट बॉक्स में जवाब के साथ अपना डेट ऑफ बर्थ, प्लेस, टाइम, मेक श्योर 24 आवर्स टाइम में लिखें आप। पीएम एम ना करें, मिस्टेक हो सकता है। और अपने एक सवाल उसमें डालें। अगर आपका जवाब सही है और लकी ड्रॉ में आपका नाम निकलता है, तो आपके उस सवाल का जवाब दिया जाएगा। उसके लिए भी एक वीडियो बनेगा और उस वीडियो को बनाने के बाद हम लोग उस वीडियो को अपलोड करेंगे। 1 घंटे के लिए अपलोडेड रहेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका कंसेंट रहेगा वीडियो अपलोड करने के लिए। अगर कंसेंट है तभी आप आंसर के साथ अपना बहुत डिटेल और क्वेश्चन डालें। 1 घंटे के लिए अपलोडेड रहेगा। आप उसको डाउनलोड तो नहीं कर सकते हैं, अगर आप प्रीमियम कस्टमर हैं तो डाउनलोड कर सकते हैं, वरना आप उसके नोट्स बनाएं। कुछ समझ में नहीं आता है तो हमारे फेसबुक ग्रुप, वीनस एस्ट्रो के फेसबुक ग्रुप पे जाकर के आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं वहाँ रहता हूँ, कोशिश करता हूँ कि मैं सारे क्वेश्चंस के आंसर करूँ। तो ये मेरी कोशिश होती है। और आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं वहाँ पे। बट इन सब चीज़ के लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब्ड हो, नोटिफिकेशन बेल आइकन को आपने प्रेस कर रखा हो, ताकि जब भी आपका वीडियो अपलोड हो आपको पता चले। और जब भी नया वीडियो मैं कोई अपलोड करता हूँ तो वो भी आपको पता चले और आप सीखें, क्योंकि हम लोग सिलसिलेवार ढंग से वी आर गोइंग टू लर्न वन बाय वन। लग्न से शुरू करेंगे और फिर हर एक हाउस, राशि, कॉम्बिनेशंस एंड ऑल दोज थिंग्स गोइंग फॉरवर्ड। तो लग्न को समझते हैं। और लग्न क्या है, मैं कौन हूँ, हु एम आई। आज से 18-20 साल पहले जब शुरुआत करी थी, और मुझे याद है मैं पेपर में देखता था ये राशि है, इसका ये फल होगा, तो क्वेश्चन पूछता था अपने आप से कि ये इतने सारे लोग हैं, सबके लिए एक जैसा फल क्यों है। समझ में नहीं आता था। फिर न्यूमरोलॉजी में गया। फिर वहां से मैं थोड़ी बहुत वास्तु की मैंने पढ़ाई करी। पहले कुछ सालों की मैं बात कर रहा हूँ, 2-3 सालों की। और फिर धीरे धीरे मैं वैदिक ज्योतिष में आया। और आज मेरा मानना है कि जितनी विधाएं हैं जो यूट्यूब पे और पर्सनल रूप से जो पढ़ाई जाती है, सब वैदिक ज्योतिष से ही निकल के आई हैं। पहले आप पराशर को पढ़ते हैं, जमनी ऋषि को पढ़ते हैं, फिर नाड़ी को पढ़ते हैं। और ये सबको पढ़ना जरूरी है। आप ये नहीं कह सकते हैं कि मैं सिर्फ पराशरी से चलूंगा, मैं सिर्फ जैमिनी से चलूंगा। ये सब एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, ये सारी टेक्निक्स एक दूसरे को वैलिडेट करते हैं। तो जरूरी है कि आप सब पढ़ें और अलग अलग टेक्निक से वैलिडेट करें प्रिडिक्शन से पहले, क्योंकि प्रिडिक्शन बहुत मायने रखता है। आप किसी को गाइड करने जा रहे हैं, अगर आप गलत गाइड करते हैं तो वो कर्मा आप इनकर करते हैं, बैड कर्मा।
और उससे आपके लाइफ पे भी इम्पैक्ट पड़ता है। तो जरूरी है कि आप इस चीज को समझें। कभी आने वाले वीडियो में मैं ये भी बात करूंगा कि यंगस्टर्स को कब चार्ट देखना चाहिए, कब नहीं देखना चाहिए, या एस्ट्रोलॉजिस्ट को भी कब चार्ट देखना चाहिए, कब नहीं देखना चाहिए। क्योंकि बहुत समय ऐसा होता है जब आप चार्ट तो देखते हैं और उस चार्ट में अगर कुछ गलत रहता है, व्यक्ति ने कुछ गलत कर रखा है अपने पूर्व जन्म में, इस जन्म में, तो आप उसके हिस्सेदार बन जाते हैं। फिर उसके लिए आपको रेमेडीज करनी होती है। रेमेडीज से याद है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, विल टॉक अबाउट रेमेडीज समडे। बट आज हम लोग लग्न और लग्नेश की बात करते हैं। लग्न और लग्नेश, मैं कालपुरुष कुंडली को लेकर के आज चलता हूँ। कालपुरुष कुंडली जब आप देखते हैं तो सबसे ऊपर आपका, अगर डायमंड चार्ट की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसमें एक लिखा रहता है। और फिर आप उसको लेफ्ट साइड में मूव करेंगे एंटी क्लॉकवाइज, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, एरीज से शुरू होकर के पाइसिस तक वो जाता है, मेष से शुरू होकर मीन तक जाता है। तो मैं मेष मेष लग्न की बात कर रहा हूँ। लग्न और राशि में अंतर है। जो पहले घर में जो नंबर आप देखते हैं वो आपका लग्न होता है, और चंद्रमा जहां बैठते हैं वो आपकी राशि होती है। बोलते वक्त हो सकता है थोड़ा इधर उधर हो जाए, कभी राशि मुंह से निकल जाए, तो उसके लिए पहले ही मैं माफी चाहता हूँ। तो जब हम लग्न की बात करते हैं तो फर्स्ट इज सेल्फ, आई एम द लग्न। एंड देन लग्न डिनोट्स की आपकी डिजायर क्या है। मून ये बताते हैं, राशि ये बताती है कि आप अपने पिछले जीवन से क्या लेकर के आ रहे हैं, और लग्न ये बताता है कि इस जीवन में आपकी डिजायर क्या है। इसीलिए लग्न का जो प्लेसमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपने डिजायर को समझ लेंगे, अपने एक्सपेक्टेशंस को समझ लेंगे, जहां आपका लग्नेश बैठा है, और लग्नेश की अच्छी स्थिति ये बताता है कि जो आपकी कुंडली में जो भी योग हैं, अच्छे योग हैं, और अच्छी दशाएं आएंगी, वो कैसी फलित हो, क्या वो अच्छी होंगी, बुरी होंगी, ये सब कुछ लग्न और लग्नेश पे डिपेंड करता है। फर्स्ट हाउस जब हम बात करते हैं, फर्स्ट हाउस के जो कारक हैं वो सन है। हम लग्न की बात कर रहे हैं, डायरेक्शन ईस्ट की बात कर रहे हैं, सूर्यदेव ईस्ट में उगते हैं। ये उनका घर है, वहां उच्च के हो जाते हैं, वो उसके कारक भी हैं। और वहां पे जो नीच के होते हैं वो शनिदेव होते हैं, सैटर्न। ये पिता पुत्र का संबंध है। इस संबंध पे भी चर्चा करेंगे, इसको भी समझने की जरूरत है। हमें ये गलतफहमी है कि सूर्य और शनि में चूंकि मित्रता नहीं है, एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं। तो जब हम इसकी रेमेडीज करते हैं खास करके, तो ये समझना जरूरी है, क्योंकि पिता के सम्मान से ही पुत्र का आशीर्वाद मिलता है। तो बहुत बार जब आप सन की रेमेडीज करते हैं, सन मतलब पिता को जब आप खुश रखते हैं, उनका सम्मान करते हैं, तो शनिदेव आप पे खुश रहते हैं। तो खैर ये आगे की बातें हैं। तो मैं बात कर रहा था उच्च और नीच की, तो मूल त्रिकोण की बात करते हैं। मूल त्रिकोण ऑफिस की तरह होता है, जहाँ पे ग्रह जो हैं वो जा करके काम करना पसंद करते हैं, और ये मार्स मंगल के मूल त्रिकोण की राशि है। जब आप फर्स्ट हाउस को समझ रहे हैं तो उसके अपोजिट में बैठे सेवेंथ हाउस को भी समझना जरूरी है, क्योंकि सेवेंथ हाउस जस्ट उसके अपोजिट में है। कौन उसको अपोज कर रहा है, और इसका मतलब क्या है। तो फर्स्ट हाउस अगर आप हैं, सेल्फ हैं, तो सामने वाली जो दुनिया है वो सेवेंथ हाउस है, और वो दुनिया जो है वो सैटर्न है। इसलिए एक छोटा सा अंतर है मैं और हम में। अ, आप अगर कॉर्पोरेट वर्ल्ड को देखें तो आज जितने भी लीडर्स हैं, दे डोंट से आई, दे से वी डिड दिस, वी हैव डन दिस, व्हाटसोएवर। ये वी क्यों है? क्योंकि आप जब औरों को साथ लेके चलते हैं तो शनिदेव खुश रहते हैं, जो कर्म के कारक हैं, और उनका आशीर्वाद मिलना जरूरी है। लेकिन जब आप आई कहते हैं तो आप में ईगो आता है, और तब सन जो सूर्य देव है वो नाराज होते हैं। ऐसा हमें लगता है कि सूर्य ईगो के कारक हैं। नहीं, सूर्य ईगो के कारक नहीं, सूर्य आपके ईगो को तोड़ना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप समझें कि ईगो ना रहे। फर्स्ट हाउस में बैठे हैं, वो सेल्फ की बात करते हैं, वो आत्मसम्मान की बात करते हैं, गुरूर की बात नहीं करते हैं। राजन जी महाराज हैं, बहुत अच्छे प्रवचन करता है। वो कहते हैं मैं अच्छा हूं, अच्छी बात है। मैं ही अच्छा हूं, ये अच्छी बात नहीं है। सूर्य को समझना है तो बस इतनी समझने की जरूरत है कि मैं अच्छा हूं, दिस इज गुड। मैं ही अच्छा हूं, दिस इज नॉट गुड। तो वहां पे जाके आपके सन जो है वो खराब हो जाते हैं, और सन ही नहीं, आपके लग्नेश भी खराब हो जाते हैं। इसलिए लग्न और लग्नेश से अगर आपको फायदा उठाना है तो आपको वी लेकर के चलना होगा। जब फर्स्ट हाउस को आप ठीक करेंगे वी से, हम की बात करेंगे, हम सब की बात करेंगे, तो सामने बैठे शनिदेव जहां वो एक्सॉल्ट हो जाते हैं, जहां उच्च हो जाते हैं, वो बहुत प्रसन्न होते हैं, और वो आपको इस जीवन में बहुत अच्छा फल देते हैं। सनी बहुत, मतलब ये बहुत विशाल टॉपिक है, इस पे किस दिन बात होगी तो कई घंटे तक इस पे चर्चा हो सकती है। अ, अब हम अगर लग्न को एक कदम और आगे लेकर के चलें कि लग्न के अलग अलग घर में क्या इसके रिजल्ट होंगे। फर्स्ट हाउस में जैसे मैंने कहा कि व्यक्ति को अपने आप से बहुत लगाव होता है,
उसकी सारी डिजायर, जो सारी चाहते वो खुद से होती हैं, वो अपने ऊपर काफी फोकस्ड रहता है। आई शुड लुक लाइक दिस, आई शुड डू दिस, आई शुड डू दैट, इट्स ऑल अबाउट आई। और वहां पे समस्या यही आती है कि जब आप खुद पे इतना ज्यादा आप दुनिया पे ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो बाकी के जो प्लैनेट्स हैं और खास करके जो शनि देव हैं वो नाराज होते हैं, क्योंकि वो अपोजिट बैठे हैं। अब वही अगर हम बात करें सेकंड हाउस की, अगर सेकंड हाउस में चले जाएं जो वहाँ टॉरस साइन पड़ेगा, क्योंकि मैं काल पुरुष को लेकर के चल रहा हूँ, तो मैं अब ये नहीं बोलता हूँ कि टॉरस में मार्स कैसे होंगे, नहीं होंगे, मित्र हैं या नहीं है, लेकिन एक्सपेक्टेशन की बात हो रही है। तो एक्सपेक्टेशन समझने के लिए सेकंड हाउस में जब लग्नेश जाएंगे तो आपका एक्सपेक्टेशन आपके परिवार से, वेल्थ को लेकर के होगा। आप देखेंगे ऐसे लोग जो है वो काफी कंसर्न रहते हैं अपने फूड को लेकर के, जो सेकंड हाउस फूड का भी कारक है, वेल्थ का है, परिवार का है, आपके चेहरे का है। तो इन सब चीजों को लेकर के वो काफी, उनकी डिजायर होती है, कंसर्न रहता है, काफी फोकस्ड होते हैं वो। और यही अगर लग्नेश थर्ड हाउस में चले जाएं, थर्ड हाउस आपके छोटे भाई बहनों का है। आप देखिए जिनका भी लग्नेश थर्ड हाउस में है और उनके छोटे भाई बहन हैं, दे आर सो मच फोकस्ड। भाई ऐसा होना चाहिए, बहनों से पढ़ाई ऐसी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। ये बहुत ऊपर ऊपर मैं बता रहा हूँ, और आगे चल के आगे के वीडियोस में जब कॉम्बिनेशन समझाऊंगा, जब इसको मैं अलग अलग हाउस में बैठे हुए प्लैनेट्स इस पे जब एस्पेक्ट करते हैं, चाहे वो ग्रह दृष्टि हो चाहे राशि दृष्टि हो, क्योंकि दोनों दृष्टियों का अपना अपना मतलब है, तो वैसे वैसे इसके रिजल्ट बदलते चल जाएंगे। लेकिन एक बेसिक तो रहेगा ही कि थर्ड हाउस में चाहे वो मेलेफिक हो एस्पेक्ट या बेनिफिक एस्पेक्ट हो, या ग्रह अच्छे कंडीशन में हो या नहीं हो, वहां एक डिजायर होगी, डिजायर अच्छी होगी, बुरी होगी, विल सी लेटर ऑन। और थर्ड हाउस आपके इनिशिएटिव का भी है। सो इनिशिएटिव का भी अब काफी कुछ आप हर बार नया शुरू करना चाहते हैं, आपके अंदर एक चाहत तो रहती है कि कुछ नया करते हैं। आप हमेशा क्रिएट करने के मूड में रहते हैं। अगर आप पराशर को पढ़ेंगे, महर्षि पराशर को, तो अ, पराशर जी ने कहा है कि 3 नंबर, और बाकी घरों पे भी मैं आऊंगा, कि 3 नंबर जो क्रिएट करने का हाउस है, यहाँ यहाँ जो है, इससे अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा प्रभावित है तो जीवन में कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करता है। टू बी ऑनेस्ट, ये वो घर है जहाँ आप कोशिश तो जरूर करते हैं, लेकिन आप बहुत सारी ऐसी चीजें, ऐसे मिस्टेक्स कर जाते हैं जिसको करेक्ट करना मुश्किल होता है, और आने वाले जीवन में, और इस जीवन में और आने वाले जीवन में, कई जीवन में आपको काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो ये ओवरऑल थर्ड हाउस है। आप अगर फोर्थ हाउस जाएं तो आपकी मदर से एक्सपेक्टेशन, प्रॉपर्टी को लेके, व्हीकल को लेकर के, इन सब चीजों को लेके एक्सपेक्टेशन बहुत रहेगा, आपकी डिजायर रहेगी। आप हमेशा सोचेंगे मदर का फोकस मेरे ऊपर है या नहीं, इस चीज को लेकर आपका कंसर्न रहेगा। मुझे घर होना चाहिए, घर ऐसा होना चाहिए। अब वो घर छोटा होना चाहिए या बड़ा होना चाहिए, ये डिपेंड करेगा कौन प्लैनेट लग्नेश हैं, और कौन से उस पे बाकी प्लैनेट्स देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं, कौन सा हाउस, कौन सी राशि जो है वो फोर्थ में पड़ रही है। लेकिन एक डिजायर तो आपकी होगी। और आप इसको पूरे चार्ट को रोटेट करके भी देख सकते हैं। अगर लग्न आपके मान लीजिए कि फोर्थ हाउस में बैठे हैं, तो आप नाइन्थ हाउस को पकड़, नाइन्थ हाउस आपके पिता है और वहां से ये एट्थ हाउस पड़ता है। तो कहीं ना कहीं आपका जो कंसर्न, आपका फोकस जो है वो पिता के हेल्थ पे भी रहेगा। आप पता कीजिए अपने आसपास में जिनकी भी कुंडली में फोर्थ हाउस में है, वो बहुत पर्टिकुलर रहते हैं अपने पिता के हेल्थ को लेकर के। पिताजी को कुछ हुआ नहीं कि उसके पहले वो तत्पर रहते हैं उनको हॉस्पिटल ले जाने, दिखाने, उनके सेवा करने में, कोशिश करने में, कोशिश ये करते हैं कि उनकी हेल्थ अच्छी हो। अ, उसी तरह से जब आप फिफ्थ हाउस में चलेंगे, अगर आप शादीशुदा है, बच्चे, फर्स्ट चाइल्ड की मैं बात करूं, अब फर्स्ट चाइल्ड मेल के लिए मैं यहाँ से देखता हूँ, फीमेल के लिए हम अलग घर से देखा जाता है। तो फर्स्ट चाइल्ड के लिए आप आपका कंसर्न जरूर रहेगा, आपके प्लस आपके ग्रैंडफादर के लिए आपका कंसर्न। और हमेशा कंसर्न गलत तरीके से मत लीजिए, कंसर्न, फोकस आप समझिए, आपकी डिजायर। और ये कंसर्न, फोकस और डिजायर, ये तीनों अलग अलग चीजें हैं। और इसको भी इवेलुएट करके निकाला जाता है कि आप उस हाउस के प्रति कंसर्न्ड है, आप फोकस्ड हैं, आपकी कुछ डिजायर है, क्या डिजायर है, या तीनों के तीनों है। ये पता चलता है जब आप लग्न और लग्नेश की स्थिति को अच्छे से समझते हैं, एनालाइज करते हैं। फिफ्थ हाउस आपकी हॉबी भी है। आप क्या आपकी हॉबी है, आपके ऊपर बहुत लोगों को देखेंगे जिनके फिफ्थ में लग्नेश चले गए हैं, दे आर वेरी फोकस्ड। बहुत बार तो ऐसा होता है, 10th से कनेक्शन होता है तो वो सोचते हैं चलो मैं इसी को करियर बना लेता हूँ। और वो हो पाएगा नहीं हो पाएगा, अब वो आगे हम लोग देखेंगे। लेकिन ये एक रहता है कि नहीं, हम हॉबी को ही आगे लेकर के चले। अ, आप नवांश में भी जाकर के हॉबी देख सकते हैं, बहुत अच्छे से देखा जाता है। कभी नवांश की बात होगी तो उस पर मैं डिटेल में बात करूंगा। अगर यही लग्नेश सिक्स्थ हाउस में चले जाएं, सिक्स्थ हाउस आपका पूर्व प्रारब्ध की हम बात करते हैं कि प्रारब्ध का हाउस है, बहुत कुछ पहले से आता है।
रिलेशनशिप के हिसाब से आपके मैटरनल का है, आपके मदर के क्योंकि ये फोर्थ से थर्ड पड़ता है, तो आपके मदर के छोटे भाई बहनों का है, तो उनसे रिलेटेड आपका फोकस रहता है, वहाँ आपका इन्वेस्टमेंट रहता है। इन्वेस्ट टाइम का हो, आपके आपके थॉट का हो, या फिर किसी भी रूप में हो, आपका फोकस रहता है। वो आपके एनिमी का भी हाउस है। तो बहुत बार देखेंगे ऐसे लोग बहुत सचेत रहते हैं एनिमी को लेकर के, नहीं कुछ है तो भी सब कुछ ठीक है, लग्नेश अच्छी कंडीशन में है, फिर भी वहां पे डरते रहते हैं। अब अलग बात है कि लग्नेश का 6 8 12 में बैठना बहुत अच्छा नहीं होता है। लेकिन ऐसा नहीं कि सब कुछ खराब होता है। डिपेंड करता है, अगर मान लीजिए जुपिटर लग्नेश होके 6 में बैठ जाए तो सिन फ्री कर देंगे, पाप रहित करते हैं, बहुत अच्छा प्लेसमेंट है उनका। तो ये बहुत बहुत समझने की जरूरत है। हम सीधा ये नहीं कह सकते कि ये भाव बहुत खराब है। रोग का है, आप सचेत रहते हैं कि आपको रोग नहीं हो, या फिर आपको रोग होता है तो आप उसको लेकर के आप रोगी हैं तो उसको कंसर्न लेते रहते हैं, आप डॉक्टर से मिलते हैं, ये सारी चीजें होती हैं। आप लोन को लेके बहुत पर्टिकुलर लेते रहते हैं, या तो आप लोन लेते हैं या फिर एकदम से नहीं लेते हैं। किसी किसी को आप देखते होंगे छोटी छोटी चीज पे लोन ले लेना, और कोई व्यक्ति ऐसा है जो कि बहुत दूर रहता है लोन से। डिपेंड करता है लग्निश कैसी स्थिति में छठे घर में बैठे हैं, तो उससे ये पता चल सकता है, और पता चलता भी है। और फिर हम अगर एक घर आगे बढ़े तो अब 7वें में चलते हैं। लग्नेश 7वें में आ जाए तो आपका अपनी अ, अगर मैं पुरुष की बात करूं तो अपनी पत्नी से बहुत डिजायर होगा, आपके स्पाउस से आपको आपकी आपकी इच्छाएं होंगी, आपके अपने एक्सपेक्टेशंस होंगे। और अगर वहीं पे मेलेफिक्स एस्पेक्ट हो जाए या कंजंक्शन हो जाए और वो फुलफिल नहीं हो, तो वही झगड़ा का कारण बनता है, सेपरेशन का कारण बनता है। अब सेपरेशन टेम्पररी होगा, परमानेंट होगा, ये सब एनालाइज करने की जरूरत है, और चार्ट में इसकी एनालिसिस होती है। बट एक चीज तो तय है कि आपका एक्सपेक्टेशन काफी हाई होता है जब लग्नेश 7th में बैठ जाए। और जो ग्रह देख रहे हैं लग्नेश को, 7th में बैठे हुए लग्नेश को, उनकी एनालिसिस बहुत जरूरी है। वो किसके मित्र हैं, वो लग्न के मित्र हैं या ये 7th हाउस के मित्र हैं, लग्नेश के मित्र हैं, लग्न कहने का मतलब लग्नेश के मित्र हैं, या सप्तमेश के मित्र हैं। दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। अब मान लीजिए हम एरीज की बात कर रहे थे, एरीज लग्न में उसके लॉर्ड जो है वो मार्स है, और 10th में बैठे हुए हैं सैटर्न, और वहां से वो 10th एस्पेक्ट 7th पे दे रहे हैं, और मार्स से उनकी अच्छी बनती नहीं है। दे आर नॉट गुड फ्रेंड्स, दे आर एनिमीज, तो उनको सपोर्ट नहीं करेंगे। लेकिन वही चूंकि शुक्र के मित्र हैं, वीनस के मित्र हैं, तो उनको सपोर्ट करेंगे। तो आपकी जो पत्नी है, आपके जो स्पाउस है, उनको सैटर्न से अच्छा सपोर्ट मिलेगा। इसी कंडीशन में थोड़ा सा और आगे लेके जाएं, बिकॉज शादी विवाह रिलेशनशिप ऐसा है जो हर कोई जानना चाहता है। तो आप 8th हाउस इन लॉज का हाउस होता है, और मेष लग्न की बात करें तो 8th हाउस को भी मार्स ओन करते हैं, उसके लॉर्ड हैं। और 8 से आकर के वो 7th में बैठे हुए हैं, इसका मतलब इन लॉज भी आके अपनी आपकी पत्नी के साथ बैठे हुए हैं, आपके स्पाउस के साथ बैठे हुए हैं। ठीक है, वो अपने से एक घर माइनस है, उनको नुकसान होगा उस चीज का। अगर वो अपने बच्चे और उसके पारिवारिक जीवन में अगर वो इंटरफेयर करते हैं, इससे इससे उनका नुकसान होगा। लेकिन ये समझने की जरूरत है कि वो भी अपने बच्चे के साथ खड़े हैं, मतलब आपके स्पाउस के साथ खड़े हैं, और सैटर्न 10th एस्पेक्ट से देख रहे हैं। आप सोचिए, मैं कॉम्बिनेशन थोड़ा और कॉम्प्लिकेट और थोड़ा और इंटरेस्टिंग करता हूँ, कॉम्प्लिकेट इंटरेस्टिंग करता हूँ। नौमेश इस कंडीशन में, जो नौमेश है इस कुंडली में, जुपिटर, वो जाके शनि के साथ बैठ गए, धर्म कर्म अधिपति योग बन गया। बहुत अच्छा योग है ये तो, केंद्र में बना हुआ है। नौमेश और दसमेश साथ में बैठे हुए हैं, शनि कर्म कारक, जुपिटर धर्म के कारक। फिर भी ये योग जो है, जुपिटर सपोर्ट करते हैं, जुपिटर सपोर्ट करते हैं मार्स को, लेकिन शनि सपोर्ट करते हैं शुक्र को। और यहाँ दृष्टि शनि की है। और आपको ये युति में आगे पढ़ाया जाएगा कि कंजंक्शन में जब दो प्लैनेट बैठे होते हैं तो एक दूसरे का रिजल्ट एक्सचेंज कर लेते हैं। तो जो शुभता है बृहस्पति की, वो चली जाएगी शनि को, और शनि उस शुभता के साथ जो है वो 7th हाउस पे देखेंगे, तो वो सपोर्ट करेंगे वृषभ को, सॉरी माय मिस्टेक, लिब्रा को, शुक्रदेव को। तो आपकी पत्नी, आपका जो स्पाउस है, वो अच्छे कंडीशन में होंगी या होंगे। चलिए फिर यहाँ से आगे बढ़ते हैं, कभी इस पे बहुत डिटेल चर्चा करेंगे। रिलेशनशिप बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आज हर कोई जानना चाहता है कि पार्टनर कब मिलेगी या मिलेगा, कैसी होगी, नहीं होगी, क्या कैरेक्टरिस्टिक होगा, किस दशा अंतर दशा में मुलाकात होगी, शादी कब होगी, शादी के बाद संबंध कैसे होंगे, क्या परिवार हमें एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा, क्या हमें बच्चा होगा या नहीं होगा।
और ये सब कुछ आप कुंडली से देख सकते हैं। एक सिरे से आप उठा के सारे हाउस को कनेक्ट करके आपको कुछ करना नहीं है। हाउस हाउस लॉर्ड कार का, और सही वर्गा पकड़ के और टेक्निक के साथ आप इसको यूज करें तो आपको हर चीज का पता चलता है कि क्या कब क्या होगा। और इसी का नाम जो है वो एस्ट्रोलॉजी है। एक बात मैं और बोल दूं, मैं बार बार सुनता हूँ, बहुत लोग बोलते हैं कि एस्ट्रोलॉजी जो है वो इट्स ऑल अबाउट नोइंग थिंग्स, प्रेडिक्टिंग थिंग्स। रेमेडीज काम नहीं करती हैं। मैं किस दिन रेमेडीज पे बात करूंगा, बट ये इंपॉर्टेंट है आपको बताना कि रेमेडीज काम करती हैं। अगर रेमेडीज काम नहीं करती हैं तो एस्ट्रोलॉजी का फिर क्या औचित्य है? हम क्यों अपना इतना समय एस्ट्रोलॉजी पढ़ने में, पढ़ाने में, और अपना चार्ट दिखाने में, अपना भविष्य जानने में? जो होना होगा होगा, जान के हम करेंगे क्या? अगर चीजों को हम बदल नहीं सकते हैं तो फिर फायदा क्या है? अब आप अगर बात करें रेमेडीज की, तो रेमेडीज मंत्रास के थ्रू भी होते हैं, डोनेशन के थ्रू है। आप होमा कर सकते हैं, आप स्टोन्स पहन सकते हैं। उसके भी तरीके हैं देखने के लिए कि आपके लिए क्या सुटेबल है। और एक रेमेडी ये है कि आप सही कर्म करते हैं, बट डू यू हैव विल पावर टू डू दैट कर्मा? एंड देर आर वेज टू आइडेंटिफाई द विल पावर, that how much willpower God has given you in this birth to make sure that you go and perform the karma and change your destiny. Yes, you can change your destiny. अगर ऐसा नहीं होता तो इतने बड़े से बड़े जो खूंखार डाकू जिनके बारे में हमने कहानियां बचपन में पढ़ी थी, जो संत बन गए, हमने ऐसी कहानियां पढ़ी है कि कोई कसाई जो है वो बहुत बड़ा संत है। ऐसे कैसे? कर्म। और कर्म की भी बहुत परिभाषा है। भगवत गीता पढ़ें, कर्म को समझें। क्योंकि एक कर्म जो आप बोल के करते हैं, एक जो अपने हाथ से करते हैं, एक जो अपने मन से करते हैं, बहुत सारी चीजें, इस पे डिटेल बातचीत होगी क्योंकि इन सब चीजों का असर आपकी लाइफ पे पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। एट्थ हाउस को लेते हैं। अगर लग्नेश एट्थ हाउस में चले जाएं, एट्थ हाउस आपको ही पता है ये लॉन्जिविटी का हाउस है। सेवेंथ हाउस अदर्स का है, एट्थ हाउस लॉन्जिविटी का है। और वहां से एक घर पीछे हो जाते हैं तो उसका लॉस, जिसको हम लोग मार्का स्थाना बोलते हैं, उसकी भी चर्चा होगी। तो एट्थ हाउस में जाने का मतलब है कि आप बीमारी से लेकर के कंसर्न है, अपने इन लॉज को लेकर के आप फोकस्ड हैं, लॉन्जिविटी को लेकर के फोकस है। ये आपके लिए अच्छा है या नहीं है, ये डिपेंड करता है कि आपके लग्न के मालिक कौन है, लग्नेश कौन है, और वो किस राशि में जाकर के बैठे हुए हैं। अगर ये चीज आप एनालाइज करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी लॉन्जिविटी कैसी है। और लॉन्जिविटी किसी के कहने में आने की जरूरत नहीं है। इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक, इंटरेस्टिंग टॉपिक टू कवर। क्योंकि लॉन्जिविटी का कैलकुलेशन इटसेल्फ इज अ टाइम टेकिंग प्रोसेस, और जब तक आप 3-4 मेथड से उसको वैलिडेट नहीं करते हैं, कभी भी किसी को प्रेडिक्ट नहीं करना चाहिए। आई हैव डन दैट इन पास्ट। आई फील बैड बिकॉज प्रेडिक्शन वेंट राइट। प्रेडिक्शन के लिए आप खुश हो सकते हैं और किसी के जीवन जाने के लिए नहीं। सो ये है एट्थ हाउस। हिडन डिजायर्स हैं आपके। आप काफी कुछ, बहुत बार ऐसा होता है लग्नेश एट्थ हाउस में बैठे हैं, आपके बहुत सारे हिडन डिजायर्स हैं, और फिर आप उसको फुलफिल करने का तरीका जो है वो ढूंढते हैं। और तरीका, उसका माध्यम जो है वो आप होते हैं, या फिर बाकी वो प्लैनेट जो एसोसिएटेड है, कंजक्ट है या एस्पेक्ट कर रहे हैं, वो होते हैं। ये अकल्ट का हाउस है आज जो मैं कर रहा हूँ, जो मैं एस्ट्रोलॉजी पढ़ा रहा हूँ, जो मैं कंसल्टेशन लेता हूँ, ये उसका हाउस है। वो एनर्जी है यहाँ पे। ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हाउस है। रिसर्च का हाउस है, अकल्ट का हाउस है, ऑल ऑफ अ सडन का हाउस। जब आपको पता ही नहीं चले कि हुआ क्यों, क्या हुआ, ये आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये जो ऑल ऑफ अ सडन है, दैट इज एट्थ हाउस। लेकिन हम आज एट्थ हाउस की बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए उसके डिटेल में नहीं जाएंगे कि इसकी दशा में ऑल ऑफ अ सडन क्या होगा, कैसे पता करें, नहीं करें। लेकिन हाँ, लग्न जब वहां पे जाते हैं तो उनकी डिजायर, उनका एक्सपेक्टेशन, लॉन्जिविटी, इन लॉज, रिसर्च को लेकर के, अकल्ट को लेकर के इंटरेस्ट बढ़ जाना, ये सारी चीजें रहती है। अगर यही लग्नेश नवम भाव में चले जाए तो ये धर्म का भाव है, पिता का भाव है। आपका आपका अपने पिता से एक्सपेक्टेशन बढ़ जाता है। उनके प्रति जो है आपका लगाव बढ़ जाता है। दुनिया माने या नहीं माने, आप विशेष लगाव रखते हैं अपने पिता से, बहुत समर्पित होते हैं आप अपने पिता को लेकर के, इस रिलेशनशिप को लेकर के। और धर्म को लेकर के आपका अपना एक विचार होता है। आप जब तक कि ये मैलेफिक इन्फ्लुएंस में नहीं हो, आप बहुत पॉजिटिव डायरेक्शन में धर्म को लेकर के चलते हैं, धार्मिक बातें सुनते हैं, बातें करते हैं, वीडियोस देखते हैं, ये सारी चीजें करते हैं। ये भाग्य भाव है और बहुत इंपॉर्टेंट भाव है। मैं नाइन्थ से नाइन्थ, भवात भावम, फिफ्थ हाउस, आज वो सब बातें नहीं करूंगा। लिहाज सिंपल लेके चलते हैं कि ये भाग्य भाव है।
जो आपने पूरे जीवन जीवन में जो भी अच्छे कर्म किए हैं वो संचित होके आया है। और कैसे संचित होके आया है? हम बोलते हैं संचित घड़ा, 11th हाउस, हाउस ऑफ गेन्स जिसको हम लोग बोलते हैं, एक्वेरियस साइन। वहां से अगर आप 11th से 11th पकड़ ले तो ये 9th है, ये भी संचित है। ये उसी का फ्रूट है जो पिछले कई जन्मों में आपने कमाया है। जो 11th हाउस में स्टोर है उसका गेन है ये, भाग्य। और यहीं से फिर हम D9 की बात करते हैं कि D9 से वो बहुत कुछ हम भाग्य के बारे में जानते हैं, स्पाउस के बारे में जानते हैं, और हर चीज के बारे में जान सकते हैं। D9 के बगैर सीधा D1 लेकर के और प्रेडिक्ट करना सही नहीं होगा, मेरे अपने विचार में। बहुत से एस्ट्रोलॉजर्स करते हैं, अच्छा करते हैं, और मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहता हूँ। आई रिस्पेक्ट एवरी वन इन दिस फील्ड। जो लोग भी हैं, जितने भी एस्ट्रोलॉजर हैं जो पढ़ रहे हैं, आज उन्होंने कुछ पढ़ाई करी है, मेहनत करी है, तब वो आज यहाँ पहुंचे हैं। तो थैंक्स टू ऑल। इस चीज को आगे लेके जा रहे हैं, लोगों को अवेयर कर रहे हैं एस्ट्रोलॉजी के बारे में। और फिर यहाँ से एक घर आगे बढ़ते हैं। आज बहुत ऊपर ऊपर मैं बता रहा हूँ, फर्स्ट वीडियो है। फिर हम लोग बहुत डिटेल में एक घर, एक प्लैनेट, एक घर ऐसे पकड़ के वीडियो बनाएंगे। अगर फिर आप 10th में चलें तो फर्स्ट हाउस 10th में अगर चले जाएं, सॉरी लग्न जब 10th में चले जाएं तो लग्नेश जो है वो कर्म फोकस हो जाते हैं बहुत ज्यादा। आपका पूरा फोकस कर्म के ऊपर रहता है। आप हमेशा जो है कुछ करना चाहते हैं, और वहां पे आपकी डिजायर बढ़ जाती है। रिकॉग्निशन चाहिए आपको, आपको रिजल्ट्स चाहिए। दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। बट कभी आपने गौर से सोचा है कि मैंने पहले भी बताया कि जब हम वी कहते हैं तो शनिदेव खुश होते हैं। तो लग्नेश जब 10th में चले जाएं, जो काल पुरुष कुंडली में शनिदेव उस घर को ओन करते हैं, उसके लॉर्ड हैं, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपको वर्क प्लेस पे वी कहने की जरूरत है, आई की जगह पे अपनी टीम को लेके चलने की जरूरत है। तो ये 10th हाउस है। फिर आप इसको चाहें तो आप अलग ढंग से भी देख सकते हैं। जैसे 3rd हाउस से ये 8th हाउस पड़ता है, तो लग्नेश अगर 10th में बैठे हैं तो आप छोटे भाई बहनों के हेल्थ को लेकर के काफी कंसर्न रहेंगे, सचेत रहेंगे, उनके बारे में सोचेंगे, उनको सलाह देंगे। हाँ। तो ये 5th से आपके, मान लीजिए आपके बच्चे हैं तो 5th से 6th पड़ता है। उनकी बीमारी का भी घर है, उनके लोन का घर है, उनके शत्रुओं का घर है। तो आप उसको लेकर के आप सचेत रहेंगे, उनको सचेत करते रहेंगे, आप कंसर्न रहेंगे। आपकी डिजायर होगी कि ऐसा कुछ नहीं हो। डिजायर मतलब कुछ होना, या डिजायर कुछ नहीं होना। ऑब्वियसली कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को लेकर के गलत डिजायर नहीं रखते हैं। मैं एक्सेप्शन की बात नहीं करता हूँ, क्योंकि हम लोगों ने चार्ट में देखा है कि बहुत बार ऐसी ऐसी घटनाएं घटती हैं जिसे देख के हम भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। जब हम 11th हाउस की बात करते हैं, हाउस ऑफ गेन्स है, सोशल सर्कल है आपका, बड़े भाई बहन है। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है घर, क्योंकि आज के डेट में हर कोई गेन चाहता है, और जरूरी भी है। सर्वाइवल के लिए वो जरूरी है, तो आपकी चाहत होती है। ये भी हाउस जो है, आई नॉट से क्रिएशन का हाउस है, एक्सपेरिमेंट का, बट यहाँ भी आप कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, आप कुछ यूनिक करना चाहते हैं। बहुत एंटरप्रेन्योर्स मिल जाएंगे जहां जिनके लग्नेश जो है वो 11th में बैठे हैं, जो सोशल सर्कल का फायदा उठा रहे हैं। एंड व्हेन आई से फायदा, डोंट टेक इट अदरवाइज। जैसे बहुत लोग अच्छे अच्छे कॉलेजेस में पढ़ते हैं, उनका सर्कल बहुत अच्छा है, उनके जानने वाले अच्छे अच्छे पोजीशन पे, और वो कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, उस कनेक्शन की वजह से उनको लाभ होता है, और आगे चल के उनका खुद का बिजनेस बहुत फ्लरिश करता है। आप देखिएगा बहुत सारे चार्ट्स में आपको लग्नेश जो 11th में मिल जाएंगे। और 11th जो है वो को ओन्ड है। राहु उसको को ओन करते हैं। तो अगर कलयुग में लाभ चाहिए तो राहु देव खुश होने चाहिए। मेरा अपना मानना है कि राहु देव और केतु देव, इनको लेकर के भय की जरूरत नहीं है। ये नेचर है, और आपको नेचर के साथ जाना है। जो हमेशा पढ़ाते समय लोगों को कहता हूँ, गो विद द फ्लो। इफ यू आर गोइंग विद द फ्लो, राहु इज हैप्पी, केतु इज हैप्पी। केतु के बारे में तो बहुत डिटेल में, राहु केतु के बारे में अलग से इनकी वीडियो भी बनाऊंगा मैं फ्यूचर में। एक सीरीज पूरी शुरू करूंगा कि अलग अलग हाउसेज में इनका क्या परिणाम होता है, या जिस तरह के योग, चाहे वो काल सर्प योग हो या फिर कालामृत योग हो, ग्रह मालिका योग हो, इसमें कैसे योगदान करते हैं। और चूंकि ये कार्मिक प्लैनेट्स हैं, तो आपका इस जीवन में इनका कैसा कैसा असर रहता है। लेकिन कलयुग में अगर पैसा चाहिए तो राहु का सपोर्ट आपको होना चाहिए। और केतु भी पैसा देते हैं। बहुत से लोग ऐसे बोलेंगे केतु मोक्ष कारक है, मोक्ष कारक हैं। और वो कारक जो हैं वो आपके लीनिएज का भी, मतलब लीनिएज नहीं, आपके मतलब आने वाले जनरेशन से कहीं ना कहीं वो उसमें भी कंट्रीब्यूट करते हैं।
कुलसुन्नति की बात करते हैं तो उसमें भी उनका कंट्रीब्यूशन है। तो इसका मतलब है कि सिर्फ मोक्ष की बात नहीं करते हैं, डिटैचमेंट तो देते हैं, लेकिन उसके लिए पहले अटैचमेंट देते हैं, कर्मा पूरा कराते हैं और तब डिटैचमेंट देते हैं। दिस इज रियली इंटरेस्टिंग थ्योरी टू अंडरस्टैंड। वंस यू अंडरस्टैंड इट, आई थिंक यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड केतु इन अ बेटर वे। केतु भी पैसा बहुत अच्छा देते हैं, डिपेंड करता है कि क्या आपको वो पैसा उनसे लेने आता है, आपको रखने आता है, क्योंकि लेना और रखना केतु के अपने अपने तरीके हैं कि कैसे आप उसको रखेंगे छोटे छोटे चंक्स में। विल टॉक अबाउट ऑल दोज थिंग्स। 11 से बड़े भाई बहनों से आपकी उम्मीद हो, नो डाउट अबाउट इट। फिर आप आगे बढ़ेंगे तो 12th हाउस आता है। 12th हाउस विदेश का हाउस है, आपकी ग्रैंड मदर का हाउस है, क्योंकि 9th से 4th पड़ता है। तो यहाँ पे इवन आपके जो स्पाउस या आपकी जो स्पाउस हैं, ये उनके एनिमीज का हाउस है, ये उनके लिए ऋण रोग शत्रु का हाउस है। तो ये सारी चीजों को लेकर के डिजायर, कंसर्न, फोकस देखेंगे। जब लग्नेश 12th में चल जाए तो व्यक्ति बचपन से ही विदेश जाने की बात करता है, दूर जाने की बात करता है। ठीक है, वो जाएगा या नहीं जाएगा ये सिर्फ एक घर को देख करके नहीं बताया जा सकता है। और आज जो भी मैं बता रहा हूँ ये बहुत ऊपर ऊपर है, और कभी भी आप ऐसा नहीं सोचें कि एक प्लैनेट से आप प्रेडिक्ट कर पाएंगे, कभी नहीं। जब तक आप चार्ट पूरा नहीं देख लेते हैं तब तक एक या दो प्लैनेट के कॉम्बिनेशन से आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। आप ये नहीं कह सकते हैं कि प्लैनेट ए और प्लैनेट बी साथ में बैठे हैं तो बस आपकी शादी होने वाली है, आपको जॉब मिलने वाला है, या ट्रांजिट में एक प्लैनेट ने दूसरे प्लैनेट को देख लिया तो बस आपका जो है वो कर्म स्टार्ट होने वाला है। नहीं, इसमें बहुत कॉन्सेप्ट है जो समझने की। जो मरण कारक स्थान है, बातकेश है, अर्गला है, विरोध अर्गला है, शुभ अर्गला है, पाप अर्गला है, नवांश है, अलग अलग योग हैं, कैंसलेशन ऑफ योगा है। जब वर्गा की बात करते हैं D9 इंपॉर्टेंट है, D10 है, नौ D12 देखते हैं, D7 देखते हैं, पढ़ाई लिखाई के लिए देखते हैं, बीमारी के लिए देखते हैं, D24, D30। पूर्व जन्म के लिए आपको षष्टियांश देखना होता है, आप D9 से भी देखते हैं, आप D1 से भी कुछ हद तक आइडिया लगा पाते हैं, D9 से बेहतर लगा पाते हैं, और D60 से बहुत अच्छे तरीके से। और उससे आप बहुत कुछ समझ सकते हैं कि इस लाइफ में आपको कैसे आगे बढ़ना चाहिए ताकि आपको उसका फायदा मिले। तो ये एक अलग अलग घरों की मैंने बात करी कि लग्नेश जब असेंडेंट जब डिफरेंट हाउसेस में हो, तो उनका डिजायर क्या होगा, उनके एक्सपेक्टेशन क्या होगा। इससे आपको ये भी आइडिया मिला होगा कि अलग अलग हाउसेस जो हैं वो किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। आपको चार्ट रोटेशन टेक्निक आगे बताई जाएगी जिसको सीखना जरूरी है कि आप एक घर से आप रोटेट करके देखें। जैसे मैंने 7 से बात करी, तो 7 से अगर मैं 5th हाउस की बात करता हूँ, 11th पड़ता है, मतलब आपके स्पाउस के जो बड़े भाई बहन है वो वहां से देखे जाएंगे। जो आपके स्पाउस है, मान लीजिए आप मेल हैं तो पत्नी की जो छोटी बहन है वो आप स्पाउस से 3rd हाउस, 7 से 3rd देखेंगे तो 9th, उनसे छोटी बहन आप 11th। और उसी तरह बड़े में आप 5th से फिर 11th चले जाएंगे तो 3rd हाउस। तो वो अगर आपको अपने फादर इन लॉ को देखना है तो 7 से आप 9 देखेंगे, अगर मदर इन लॉ को देखना है तो 7 से 4 देखेंगे। तो ये इस तरीके से। और आप जैसे आप इसको समझिए कि आपकी वाइफ के लिए जो उनका घर है वो 10th हाउस है, और जो आपका घर है वो 4th हाउस है। देखिए दोनों घर कितना मैच करता है, 4th और 10th एक दूसरे के अपोजिट हैं। लड़की का घर कहीं और है, लड़का का घर कहीं और है। सो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि किसी एक घर में अगर कोई इम्पैक्ट हो रहा है, पॉजिटिव या नेगेटिव, मैलेफिक हो, बेनिफिक हो, इसका बाकी रिलेटिव्स के ऊपर, जो बाकी जो हाउसेज हैं जो आपको कुछ देने वाले हैं उसके ऊपर इसका इम्पैक्ट कैसा पड़ेगा। तो आज के लिए इतना, बस यहीं पे रोकते हैं इस वीडियो को। और आप लोग वेट कीजिए, थोड़ी देर में जो है आपकी स्क्रीन पे वो क्वेश्चन आ जाएगा जिसको आपको देखना है, और उसको आप फिर से अगर आपको लगे तो वीडियो फिर से देखिए, उसका क्वेश्चन के आंसर को निकालिए, और आंसर के साथ अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस और एक क्वेश्चन लिख करके कमेंट बॉक्स में डालिए। मैं फिर बोलता हूँ, मैं ये मान के चलता हूँ कि अगर आप डेट ऑफ बर्थ, टाइम और क्वेश्चन डालते हैं तो आपका ये कंसेंट है कि उसका, अगर आप लकी ड्रॉ में विनर निकलते हैं तो उसका वीडियो बना के हम अपने चैनल पे हम लोग डाल सकते हैं। और जब चैनल पे डाला जाएगा तो मेक श्योर आप सब्सक्राइब्ड हो, नोटिफिकेशन बेल आइकन को आपने प्रेस कर रखा हो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। आप उस वीडियो को देखें, वो 1 घंटे के लिए अपलोडेड रहेगा, उसके नोट्स को बनाएं, सॉरी नोट्स बनाएं। और उसके बाद अगर कोई डाउट उसके बावजूद अगर रह जाता है तो आप फेसबुक ग्रुप वीनस एस्ट्रो के फेसबुक ग्रुप पे आकर के और वहाँ क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आई ट्राई माई बेस्ट टू आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन देयर। सो अभी भी करता हूँ और भविष्य में भी करता रहूंगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार।